तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेज में। आज आप लोगों को बीच पढ़ाएंगे क्लास 10वीं की बायोलॉजी। क्या चीज़ पढ़ाएंगे? क्लास 10वीं की बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था, पौधों में पोषण, स्वपोषण, प्रपोषण के बारे में बता दिए थे। आइए आज जानते हैं पैरामीशियम में जो है ना, पैरामीशियम जो है उसमें जो है ना भोजन कैसे जाता है। पैरामीशियम जो है ना वो मतलब अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम किसकी बात आ गई, पहले प्रश्न लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में समझते हैं। चलिए लिखिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए लिखिए, पैरामीशियम में भोजन, किसमें भोजन? पैरामीशियम। पैरामीशियम में भोजन पैरामीशियम भोजन कोशिका मुख तक कैसे पहुंचते हैं? किसमें? कोशिका मुख तक कैसे पहुंचते हैं? ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोग। किसकी बात आई है? पैरामीशियम। किसकी बात आई है? पैरामीशियम। तो आइए जानते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम जैसे आप लोग चप्पल पहनते हैं तो पैरामीशियम का आकार जो जस्ट चप्पल के लायक का होता है। किसके आकार का होता है? पैरामीशियम का आकार जो है ना चप्पल के आकार का होता है। ठीक है। और वो जो अपना भोजन जो है ना एक चक्र द्वारा पूरा करता है। किसके द्वारा पूरा करता है? एक चक्रीय प्रक्रिया द्वारा जो है ना पूरा करता है। ये इसके फिगर से जो है ना, इसके चित्र से अच्छी तरीका से समझते हैं, इसके चित्र से। ठीक है। चलिए जानते हैं पैरामीशियम में भोजन जो है ना कोशिका का मुख तक, मतलब उसके मुंह तक जो है ना कैसे पहुंचता है उसका भोजन। तो चलिए बनाते हैं इसका चित्र के द्वारा, चित्र के माध्यम से इसको अच्छी तरीका से समझने की प्रयास करते हैं। चलिए लिख रहे हैं ना आप लोगों को, चप्पल की तरह लग रहा है ना, एक चप्पल के आकार का लग रहा है। थोड़ा और ये इधर जाएगा। ठीक है। किसके आकार का लग रहा है? एक चप्पल के आकार का। किसके आकार का लग रहा है? चप्पल के आकार का। ठीक है। इसकी चारों ओर जो है ना एक सिल्ली की तरह पाया जाता है। किसकी तरह पाया जाता है? एक सिल्ली की तरह पाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है वो क्या है? इसका सिल्ली वाला भाग है। किसे का क्या है? आपको पूछेगा, इसका छोटा छोटा भाग है इसके चारों तरफ, उसे क्या कहा जाता है? क्या बोलिएगा? सिलिया। क्या बोलिएगा? सिलिया। इसका नाम क्या है? सिलिया। चलिए इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक सिल्ली के आकार का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिल्ली पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चलिए जान लेते हैं इसे क्या कहते हैं। इसका नाम क्या है? सिल्ली। इसे सिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे सिलिया कहा जाता है। चलिए लिख लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सिलिया कहा जाता है। अब देखिए, अब ये जो दिख रहा है, अब जो आपको ये जो दिख रहा है आपको ये सब जो है ना भोजन के कण है। किसके कण है? आइए पहले देखते हैं इसके मुख में कैसे जाता है भोजन। ठीक है। देखिए दो वो जो है ना पतली बहुत पतली तरीका क्या है जा रहा है इसमें। ठीक है। बहुत ही ज्यादा पतली तरीका से क्या है? इस सब बीच में क्या है? भोजन के कण है। किस चीज के कण है? भोजन के कण। तो आइए इसको लिख लेते हैं, क्या है? भोजन के कण। क्या है? भोजन के
कण। कौन सा चीज है ये? भोजन के कण। क्या चीज जा रहा है? भोजन के कण। और ई जो आपको ये जो भाग दिख रहा है ना, ये घिरा हुआ भाग, इसे कहते हैं कोशिका मुख। इसे क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका मुख। इसका नाम क्या है? कोशिका मुख। क्या नाम है? कोशिका मुख। इसे क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहा जाता है। कोशिका मुख। सो कोशिका मुख या साइटोस भी कहा जाता है इसको। चलिए अब देखिए, आप लोग क्या बताते हैं, इसमें भोजन जो है चक्र के माध्यम से पूरा होता है। किसके माध्यम से पूरा होता है? चक्र के माध्यम से। आइए देखिए, यहाँ से ये जो भोजन आया, तो यहाँ से जो है ना एक चक्र के माध्यम से जो है ना भोजन जाता है। ठीक है, देखिए एक चक्र पूरा करता रहता है। जैसे ही भोजन इसमें आया और एक किसके माध्यम से जाता है? एक चक्र के थ्रू जाता है इसमें भोजन। ठीक है, क्या करता है? एक चक्र के माध्यम से भोजन जाता रहता है। देखिए ये गया इसमें, इससे गया इसमें, फिर इससे गया इसमें, फिर इससे इसमें चला गया, फिर इसमें। इसी तरह से जो है ना एक दूसरे से क्या करता है? जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे जो है ना ये अपना भोजन क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। अब इसमें जो है ना भोजन के कण भरा रहता है। क्या चीज भरा रहता है? भोजन के कण भरा रहता है। ठीक है, क्या चीज भरा रहता है? भोजन के कण भरा रहता है। चलिए लिखते हैं, अब जितना चीज समझाए उसको लिख लेते हैं। क्या क्या नाम है इसका? नाम है भोजन रसधानी। क्या नाम है इसका? भोजन रसधानी। क्या नाम है? भोजन रसधानी। क्या नाम है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी। क्या नाम है? भोजन रसधानी। और ये जो दिख रहा है ना आपको सबसे नीचे में, यहाँ पे जो है ना भोजन रसधानी का निर्माण होता है। तो भोजन रसधानी हुआ। अब भोजन रसधानी का निर्माण आपको सबसे नीचे में जाकर के होता है, यहाँ पे होता है। तो भोजन रसधानी का निर्माण, किसका निर्माण? भोजन रसधानी का निर्माण। भोजन रसधानी का निर्माण यहीं पे होता है। भोजन रसधानी का निर्माण, किसका निर्माण? भोजन रसधानी का निर्माण। चलिए लिख लिए, सब चीज लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं किसी का फिगर बनाए हम? पैरामीशियम में पोषण। किसमें? पैरामीशियम में पोषण का चित्र है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। चलिए आपको पूछेगा चित्र के साथ समझाए कोशिश, पैरामीशियम में भोजन कैसे जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। आप इसी को क्या करते हैं? इसी को भाषा में जो है ना कन्वर्ट करते हैं। इसी को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? भाषा में कन्वर्ट करते हैं। चलिए लिखिए, इसका उत्तर लिखिए पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर की ओर। चलिए लिखिए, पैरामीशियम में भोजन का, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण। किसका ग्रहण? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान में होता है। शरीर के एक निश्चित स्थान में होता है। शरीर के एक निश्चित स्थान में होता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिका मुख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे
कोशिका मुख कहते हैं, जिसे कोशिका मुख कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, प्यार, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। उनका शरीर सिलिया द्वारा ढका रहता है। क्या लिखे थे आपको, बोले थे ना, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, उनका शरीर, लिखिए उनका शरीर सिलिया द्वारा, किस चीज के द्वारा ढका रहता है, सिलिया द्वारा, किस चीज के द्वारा, सिलिया द्वारा ढका रहता है, किसी के द्वारा, सिलिया द्वारा ढका रहता है, किसके द्वारा ढका रहता है, सिलिया द्वारा ढका रहता है, सिलिया द्वारा ढका रहता है। और इसमें लगातार होने वाली गति, और इसमें लगातार होने वाली गति भोजन गति को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है, कोशिका मुख की ओर ले जाता है, किसकी ओर ले जाता है, कोशिका मुख की ओर ले जाता है, कोशिका मुख की ओर ले जाता है। लिख लिए, चलिए लिख लिए आप लोग, चित्र के साथ उतार लीजिए इसको, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उतार लीजिए। चलिए लिख लिए, आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, उतार लिए, चलिए। एक ब्रूनर्स ग्रंथि का नाम सुने होंगे आप लोग, किसका नाम, ब्रूनर्स ग्रंथि का नाम, किस ग्रंथि का नाम, ब्रूनर्स ग्रंथि का नाम। ब्रूनर्स ग्रंथि जो है ना, आपको छोटी आंत के भाग होते हैं, डेडुनम और इलियम। क्या होते हैं, छोटी आंत में जो है ना भाग होते हैं, डेडुनम, इलियम और जेजुनम, ठीक है। तो डेडुनम और इलियम, छोटी आंत के जो भाग है डेडुनम और इलियम, उसके बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसके बीच में क्या चीज पाई जाती है,
एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे ही ब्रूनर्स ग्रंथि कहा जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, ब्रूनर्स ग्रंथि कहा जाता है। तो आइए उसी संबंधित प्रश्न है जो ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखिए ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। क्या प्रश्न, ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं, तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं। चलिए लिखिए इसके बारे में, किसके बारे में, ब्रूनर्स ग्रंथि के बारे में। चलिए लिखिए ब्रूनर्स ग्रंथि ब्रूनर्स ग्रंथि डेडुनम और ब्रूनर्स ग्रंथि डेडुनम, कौन सा, डेडुनम और इलियम में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं, और इलियम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, डेडुनम और इलियम में पाई जाती है। कहाँ पाई, डेडुनम और इलियम में पाई जाती हैं। इससे निकलने वाले रस स्राव को, इससे निकलने वाले रस स्राव को, इससे निकलने वाले रस स्राव को आंतरस, कौन सा रस, आंतरस, क्योंकि यहाँ कहाँ से निकल रही, क्या लिखा है, आंतरस, मतलब क्या क्या बोलते हैं आपको, आंत से निकलती है। आंतरस मतलब कहाँ से निकलती है, आंत से निकलती है। आंतरस या सक्कस इटेरिकस, सक्कस इरेटिकस कहते हैं। चलिए लिख लिए, चलिए लिखिए लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए
स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? किसमें? स्वपोषण में स्वपोषण में किन किन स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या है? इसके उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है? चलिए लिख लिया आप लोग। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है तथा इसके उपोत्पाद क्या है? क्या बताए थे हम लोग? स्वपोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? स्वपोषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? स्वपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए तथा इसके जड़ से क्या चीज लेता है? जल एवं खनिज लवण लेता है। आप लोगों को बताया था ना, बहुत अच्छी तरीका से आपको प्रकाश संश्लेषण वाले जो पढ़ाए थे आपको, तो उसमें चित्र के साथ जो है आप लोगों को समझाए थे, याद है? चित्र के साथ जो है सो आप लोगों को समझाए थे जो उसमें क्या क्या स्वपोषण के लिए जो है क्या क्या चीज आवश्यक है। सूर्य से क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल से क्या चीज लेते हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ से क्या लेते हैं? जड़ से जल और खनिज लवण। जड़ से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। और इतने सारे प्रक्रिया के बाद आप लोगों को बताए थे इससे कौन सा क्या चीज निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो वही पूछ रहा है स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में, उसी को डिफाइन करते हैं। स्वपोषण के बारे में लिखिए। इस प्रकार का पोषण समानतः जंतुओं का स्वपोषण के लिए, किसके लिए? स्वपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश। स्वपोषण के लिए लिखिए, स्वपोषण के लिए, इसके लिए स्वपोषण के लिए सूर्य प्रकाश क्या चीज? सूर्य प्रकाश। स्वपोषण के लिए सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं? CO2, जिसे क्या कहा जाता है शॉर्टकट में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं पादप जड़ों द्वारा। किसके जड़ों द्वारा? स्वपोषण कौन करेगा? पादप ही। पादप अर्थात पौधा ही ना करेगा, तो वही बोल रहा है एवं पादप जड़ों द्वारा
पादप पादप जलों द्वारा भूमिगत जल का अवशोषण भूमिगत भूमिगत जल भूमिगत जल का अवशोषण भूमिगत जल का अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां क्या है? प्रमुख परिस्थितियां हैं। प्रमुख परिस्थितियां हैं क्या है? प्रमुख परिस्थितियां हैं। स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन अर्थात O2 ऑक्सीजन गैस है। चलिए लिखिए आप लोग। लिख लिए? चलिए लिख लिए। तो आज हमें देते हैं इतना 4 प्रश्न और इससे आगे अगली कक्षा में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए थैंक यू।